हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बताने जा रहा हूं। मेथड ऑफ परफॉर्मेंस एवोल्यूशन अप्रेजल क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल को परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, मैंने पहले ही बता रखा है ये। और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है, इसके कितने मेथड होते हैं, इस वीडियो के अंदर हम क्लियरली बातें करेंगे इसके बारे में और सारे टॉपिक को कवर करेंगे। सो ये कंपनसेशन मैनेजमेंट का ये एक चैप्टर नंबर 2 है, कंपनसेशन मैनेजमेंट। और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। इसके दो मेथड होते हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है मॉडर्न मेथड। इस वीडियो के अंदर हम ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है इस टॉपिक के अंदर। तो मैं वो क्लियर कर दूंगा क्योंकि ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में और इजी लैंग्वेज में बनाए हैं, तो आपको याद रखने में अपने माइंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा आसान होगी क्योंकि इस नोट्स को मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाया है। आपको आप देख सकते हैं। सबसे पहले मेथड जो होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, वो दो होते हैं। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर सबसे पहला मेथड है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड का मतलब होता है ओल्डेस्ट और सिंपल मेथड of performance appraisal where employees are compared with all other for the purpose of placing order। देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले रैंकिंग मेथड सब बहुत पुराना मेथड है, ये आज के टाइम पे मेथड यूज़ नहीं होता। मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब एम्प्लॉयज़ को जज करना कि कितने अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस के बारे में कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि क्या तरीके होते हैं, मतलब किस किस तरीके से हम एम्प्लॉयज़ को जज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ट्रेडिशनल मेथड, मतलब पुराने तरीके क्या थे। कंपनीज पहले भी तो कई सारे के सारे व्यापार होते थे पहले के टाइम पे भी, और पहले के टाइम पे भी लेबर हुआ करते थे, आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले। तो उस टाइम पे कौन कौन से तरीके हुआ करते थे ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। तो पहला तरीका है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड जो होता है बेसिकली रैंकिंग मेथड जो है उसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को रैंक करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय बेटर है। पहले के टाइम पे भी ऐसा होता था कि अगर आपके कंपनी के मगर अगर आपके व्यापार के अंदर 10 लोग काम करते हैं, है ना, 10 लोग लेबर हैं, तो आप रैंक करते थे कि ये काम बहुत अच्छा करता है ये पर्सन, या फिर ये वाला आदमी बहुत अच्छा काम करता है, तो उसको रैंक करते थे कि ये बढ़िया है, फिर ये बढ़िया है, फिर ये बढ़िया है। तो इसी मेथड को कहते हैं रैंकिंग मेथड। सबसे पुराना मेथड है ये और सिंपलेस्ट मेथड है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का, एम्प्लॉय को जज करने का, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को रैंक कर देते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उनको एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। 10 एम्प्लॉय हो, 20 एम्प्लॉय हो, उनको आपस में कंपेयर करते हैं और उसके बाद उनको रैंक दे देते हैं कि ये एम्प्लॉय नंबर 1 है, ये एम्प्लॉय नंबर 2 है, ये एम्प्लॉय नंबर 3 है। तो ये कहलाता है रैंकिंग मेथड। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में इसके अंदर बता रखा है। कह रहा है द एम्प्लॉय आर रैंक फ्रॉम द हाइस्ट टू द लोएस्ट और फ्रॉम बेस्ट टू द वर्स्ट। मतलब आपको समझ में आ रहा है, कह रहा है एम्प्लॉय को रैंक करते हैं हाईएस्ट से लोएस्ट के बीच में, या फिर लोएस्ट से हाईएस्ट के बीच में, मतलब रैंक कर देते हैं कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट है, कौन सा ख़राब है। तो ये एम्प्लॉय को जज करने का बहुत पुराना तरीका है, रैंकिंग मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 है पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड कंपैरिजन भी पुराना तरीका है, जिसमें क्या होता था, 2 एम्प्लॉय को पहले जज करते थे, 2 एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करते थे और उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल 4 एम्प्लॉय मान लो आप, ए बी सी डी के अंदर मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो ABCD, जिसमें 4 एम्प्लॉय काम करते हैं किसी कंपनी के अंदर। सबसे पहले ए को बी के साथ जज करेंगे, ठीक है, दोनों की परफॉर्मेंस जज करेंगे। दूसरा है ए को सी के साथ करेंगे, ए को डी के साथ करेंगे। तीनों की परफॉर्मेंस जज कर ली आपस में, चारों की। उसके बाद बी को सी के साथ करेंगे, फिर बी को डी के साथ करेंगे और सी को डी के साथ करेंगे। मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को आपस में कंपैरिजन करेंगे पेयर्ड की फॉर्म में। मतलब सभी एम्प्लॉयज़ को कंपेयर करना है मगर जोड़े के रूप में करना है। मतलब ऐसा ना हो कि कोई एम्प्लॉय छूट जाए, ऐसा ना हो, मगर सभी एम्प्लॉयज़ को पेयर के रूप में कंपेयर करेंगे। उसे कहते हैं पेयर कंपैरिजन मेथड। बेसिकली ये भी बहुत पुराना तरीका है मगर काफ़ी ज़्यादा लेंथी तरीका है। ये लेंथी तरीका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस लगती हैं एम्प्लॉय को कंपेयर करने में। मतलब आपको सबसे पहले, अगर आपकी एम्प्लॉय की कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, 1000 लोग काम करते हैं, 10,000 लोग काम करते हैं, तो ये तरीका काम नहीं आएगा आपके लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टफ तरीका है। मतलब हर एम्प्लॉय को पेयर्ड की फॉर्म में जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबसे कंपेयर कर रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा लेंथी तरीका बन जाता है एम्प्लॉयज़ को कंपेयर करने का। कह रहा है इन दिस मेथड एवरी एम्प्लॉय इन अ जॉब इज़ कंपेयर्ड विद ईच एवरी एम्प्लॉय
ऑन वन बेसिस, मतलब एक दूसरे को कंपेयर करते हैं पेयर्ड की फॉर्म में, टू डिटरमाइन विच इज़ द बेटर वर्कर। द नंबर ऑफ द कंपेरिजन आर डिवाइडेड विद द फॉर्मूला एन ब्रैकेट में n-1 डिवाइड बाई 2। हेयर एम्प्लॉयज आर कंपेरिजन इन अ पेयर टू जज हु इज़ प्रेफरेबल फॉर द जॉब। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कंपेयर करते हैं कि कौन सा बेटर है किसी जॉब के अंदर, है ना। तो ए को बी के साथ किया, बी को सी के साथ किया, आपस में पेयर की फॉर्म में करेंगे और कोई एम्प्लॉय रहना भी नहीं चाहिए। इसका फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n-2 डिवाइड बाई 2। ये बेसिकली हमने फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी इसके बारे में पढ़ा था। 12th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा n ब्रैकेट में n-1 डिवाइड बाई 2 एक फॉर्मूला था, मैथमेटिक्स के अंदर भी था और फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी था। सेम यही फॉर्मूला इसके अंदर है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड के अंदर, जिसके अंदर सभी एम्प्लॉयज़ को जोड़े के फॉर्म में कंपेयर करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। सब सी नंबर का है ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग मेथड क्या होता है, बहुत ज़्यादा पुराना मेथड है, जिसके अंदर सिंपली एम्प्लॉय को ग्रेड करते हैं कि ये ए ग्रेड का एम्प्लॉय है, बी ग्रेड का एम्प्लॉय है, सी ग्रेड का एम्प्लॉय है, डी ग्रेड का एम्प्लॉय है। और जो ग्रेडिंग दी जाती है उनको ए बी सी की, उसका मतलब भी कुछ और होता है। मतलब ए का मतलब एक्सीलेंट, बी का मतलब वेरी गुड, सी का मतलब मॉडरेट या फिर एवरेज, और डी का मतलब पुअर, ई का मतलब व्रॉस्ट। सो उनको ग्रेड दिया जाता है कि एम्प्लॉय जो हैं ये किस तरह के ग्रेड के एम्प्लॉय हैं, वो एक्सीलेंट हैं, वेरी गुड हैं, या फिर मॉडरेट हैं, या फिर पुअर हैं, व्रॉस्ट हैं। तो उनको ग्रेड देना उसे कहते हैं ग्रेडिंग मेथड। ये भी बहुत पुराना तरीका है, बेसिकली आज से 100 से 200 साल पहले ये फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ये तरीका इस्तेमाल होता था, इंडिया के अंदर भी इस्तेमाल होता था, मगर ये एक्सीलेंट की जगह हिंदी में जो वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता होगा। बेसिकली ग्रेडिंग मेथड में कह रहा है डिफरेंट ग्रेड्स आर गिवन टू द एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। हर एम्प्लॉय को उनका ग्रेड दे दी जाता है उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, मतलब कौन सा एम्प्लॉय कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है उसके हिसाब से उसको ग्रेड दे दिया जाता है। इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड्स में भी फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट ABCDE, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में ये ग्रेड होते हैं, और इन वर्ड्स लाइक एक्सीलेंट, वेरी गुड, मॉडरेट, वेरी बैड और व्रॉस्ट। समझ में आ रहा है आपको। मतलब या तो ये हो सकते हैं एक्सीलेंट, वेरी गुड, मॉडरेट, बैड, वेरी बैड या ब्रॉस्ट, या फिर ABCDE। इस फॉर्म में ये सारे के सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ग्रेडिंग रेटिंग मेथड। सेम जैसे ग्रेडिंग मेथड था ये वैसे ही ग्राफिक रेटिंग मेथड है, मगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया ग्रेडिंग मेथड के बारे में, जिसमें ABCDE है ना, रैंक कर देते हैं एम्प्लॉयज़ को, ग्रेड दे देते हैं उनके काम के हिसाब से। मगर यहाँ पे क्या करते हैं, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक टेबल बना देंगे जिसमें दिखा देंगे कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस किस पोर्शन के अंदर कितनी थी, और उसको ग्रेड दे देंगे या मार्किंग दे देंगे उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के अंदर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते होंगे, ये पे अटेंडेंस के अंदर कितने अच्छे हैं वो, मतलब रेगुलर आते हैं कंपनी के अंदर कि नहीं आते। तो अटेंडेंस के अंदर वो एक्सीलेंट हैं, मॉडरेट हैं, बैड हैं या व्रॉस्ट हैं। अटेंडेंस के अंदर या कॉपरेशन के अंदर आपस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर उनका कितना कॉपरेशन है, कितने मिलजुल के काम करते हैं, वो टीम वर्क कितना अच्छा है उनका, है ना। तो कॉपरेशन के अंदर वो मॉडरेट है एम्प्लॉय, बैड है या व्रॉस्ट है या एक्सीलेंट है। क्वालिटी ऑफ वर्क, किस क्वालिटी का काम करता है, कितना अच्छा काम करता है, उसमें वो एक्सीलेंट है, मॉडरेट है, बैड है या व्रॉस्ट है। ये सब चेक किया जाता है कैसे, ग्राफिक रेटिंग स्केल की मदद से, जिससे एम्प्लॉय को दिखा दिया जाता है कि वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है उनके ग्रेड के बारे में। ग्रेडिंग मेथड में उनको मात्र ग्रेड दिखाया जाता था, लेकिन ग्राफिक रिप्रेजेंटिंग मेथड में एक टेबल बना के ग्राफिकली बताया जाता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है भाई, तुम कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। तो ये कहलाता है ग्राफिक रेटिंग मेथड। पुराने तरीके हैं ये, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो पहले के टाइम पे इस्तेमाल होते थे। नेक्स्ट कह रहा है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होते हैं, पहला है अप्रेजर हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट द एम्प्लॉय इनटू 5 लेवल लाइक एक्सीलेंट, वेरी गुड, मॉडरेट एंड बैड एंड वर्स्ट, एज एम्प्लॉयज़ आर रैंक्ड अगेंस्ट वन अनदर रेदर देन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब देखो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसके नाम में फोर्स लगा हुआ है। फोर्स मतलब कि आपको ज़बरदस्ती किसी ना किसी एम्प्लॉय को बैड बनाना होगा, किसी ना किसी एम्प्लॉय को व्रॉस्ट बनाना होगा, किसी न किसी एम्प्लॉय को मॉडरेट बनाना होगा, किसी न किसी एम्प्लॉय को एक्सीलेंट बनाना होगा। मतलब कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ एक्सीलेंट हो या सारे के सारे एम्प्लॉय एवरेज हो। यहाँ पे आपको बेस्ट में से बेस्ट निकालना होगा और व्रॉस्ट में से व्रॉस्ट निकालना होगा। अगर ना हो तो भी बनाना ही होगा, फोर्सली है यहाँ पे। और वो कैसे होता है,
है, मतलब कंपनी के अंदर अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 में से 10 आपको एक्सीलेंट के अंदर डालने होंगे, और उसमें से 20 आपको वेरी गुड के अंदर डालने होंगे, 40 आपको मॉडरेट के अंदर डालने होंगे, 20 आपको बैड के अंदर डालने होंगे और 10 आपको वर्स्ट के अंदर डालने होंगे। और ये क्राइटेरिया हमेशा चलता ही रहेगा, मतलब आपको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ को वर्स्ट बनाना ही होगा, ये नेसेसरी है। तो इसे कहते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक ऐसा ही मेथड है फोर्स मेथड, एक इसी से रिलेटेड मेथड है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है वो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इस फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर आपको एक दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ कंपैरिजन करना होता है कि कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और फोर्सफुली उनको किसी ना किसी ग्रेड के अंदर डालना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है फोर्स चॉइस मेथड। देखो मैंने बताया था ना फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है ना, ये उसी से रिलेटेड फोर्स चॉइस मेथड है, मगर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है वो आपको बता दूं कि अप्रेजर इज़ गिवन अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एंड आस्क्ड टू सेलेक्ट वन स्टेटमेंट विच डिफाइंस द एम्प्लॉय। मतलब यहाँ पे अप्रेजर मतलब जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को जज कर रहा है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को रेट कर रहा है, उसे कहते हैं अप्रेजर। मूल्यांकन करने वाला मतलब पेपर टेस्ट करने वाला है ना, चेक करने वाला, उसे कहते हैं अप्रेजर। तो अप्रेजर क्या करता है, अप्रेजर को एक कॉपी दी जाती है, एक लिस्ट दी जाती है जिसके अंदर सेवरल क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, और उस क्वेश्चन के अंदर उसको क्या करना होता है, एम्प्लॉय के बारे में एक स्टेटमेंट लिखना होता है। कह रहा है इज़ गिवन अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एंड आस्क्ड टू सिलेक्ट वन स्टेटमेंट विच डिफाइन द एम्प्लॉय। मतलब 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से बताना होगा कि कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है ये मेहनती है, ये लेज़ी है, या ये अच्छे तरीके से काम करता है, ये ऑर्डिनरी है, ठीक है। तो आपको बताना होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे लिस्ट 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और ऑप्शन के बेसिस पे उसमें से सेलेक्ट करना होता है अप्रेजर को, ठीक है। वो कहलाता है फोर्स चॉइस मेथड। नेक्स्ट है चेकलिस्ट मॉडल। चेकलिस्ट मॉडल क्या होता है बेसिकली उसके बारे में हम बात करेंगे। चेकलिस्ट मॉडल फोर्स चॉइस मेथड से थोड़ा सा मिलता जुलता है, मगर इसके अंदर आपको स्टेटमेंट्स या सेंटेंस नहीं मिलेंगे। मतलब ऑप्शंस के अंदर आपको टिक मार्क वाले जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसके अंदर आपको सेंटेंस नहीं मिलेंगे, आपको बस यस या नो मिलेगा। मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एम्प्लॉय रेगुलरली है कि नहीं है, एम्प्लॉय कंपनी के अंदर डेली आता है कि नहीं आता, और उसके अंदर यस और नो मार्क करना होगा। अगर डेली आता तो यस, नहीं आता तो नो, ठीक है, यस और नो मार्क करना होगा। जबकि फोर्स चॉइस मेथड के अंदर आपको बताया जाता है कि एम्प्लॉय डेली आता है कि नहीं आता, तो उसमें स्टेटमेंट लिखा आता है कि एम्प्लॉय डेली आता है, या एम्प्लॉय बीच में हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी करता है, या एम्प्लॉय बहुत कम आता है कंपनी के अंदर, उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं। जबकि चेकलिस्ट मॉडल के अंदर सिर्फ यस या नो में आंसर होता है। नेक्स्ट है फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड का पार्ट है। ये है हेयर द इंटरव्यूअर आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम द सुपरवाइजर अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन हिज जॉब एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज ईच एम्प्लॉय। बेसिकली इसके अंदर एक जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, अप्रेजर का मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है या नंबर देने वाला है या रेट देने वाला है, वो पर्सन कंपनी के अंदर जो जाता है सुपरवाइज़र से मिलता है और उससे पूछता है कि आपके एम्प्लॉयज़ कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। मतलब उनको किसी भी उस चीज़ की ज़रूरत है कंपनी के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कंपनी के अंदर एफिशिएंटली काम करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, और वो क्या अच्छे तरीके से अपना 100% एफर्ट कंपनी के अंदर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, उसे कहते हैं फील्ड रिव्यू मेथड। मतलब इंटरव्यूअर जाता है और कंपनी के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर सुपरवाइज़र से बात करता है और पूछता है कि आपको बताओ आपके अंदर कंपनी काम कर रही नहीं कर रही। बस इस मेथड को कहते हैं फील्ड रिव्यू मेथड। सिंपल ये बस यही मेथड। Then overall rating is given and classified into 3 categories। उसके बाद ओवरऑल रेटिंग दे दी जाती है कि कौन सा एम्प्लॉय कैसा है, आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री। सिर्फ 3 रेटिंग होती हैं इसके अंदर। आउटस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। सेटिस्फैक्ट्री मतलब ठीक ठाक एम्प्लॉय है। अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब बेकार एम्प्लॉय है, घटिया एम्प्लॉय है। सो ये 3 रेटिंग दी जाती हैं फील्ड रिव्यू मेथड के अंदर, जिसके अंदर इंटरव्यू सुपरवाइज़र से पूछता है कि कंपनी का एम्प्लॉय काम कर रहा है बढ़िया तरीके से या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। इसके बाद 3 मेथड और हैं, 2 मेथड और हैं बेसिकली इसके बाद। देखिए हाँ 2 मेथड और हैं और बस उसके बाद ये वाला ट्रेडिशनल मेथड ख़त्म हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड जिसके अंदर एम्प्लॉय को जज किया जाता है, उसके परफॉर्मेंस को निकाला जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का ट्रेडिशनल मेथड ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिर मॉडर्न मेथड के बारे में। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या होता है? बेसिकली कभी भी एम्प्लॉय
कोई किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है और कंपनी के अंदर कोई हादसा हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, तो उस इंसिडेंट के दौरान एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है उसे कहते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर आग लग गई, तो कोई एम्प्लॉय क्या क्या कर रहा है, कोई एम्प्लॉय कैसे स्टेप कर रहा है, वो सुपरवाइज़र को ध्यान में रखना होगा, मॉनिटर करना होगा उनकी एक्टिविटीज़ को कि वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके बारे में एम्प्लॉयर को अपने माइंड में ध्यान रखना होगा और उसके बाद क्रिटिकल इंसिडेंट के हिसाब से उनको रेटिंग देनी होगी। समझ में आ रहा है आपको? इन दिस मेथड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग क्रिटिकल इंसिडेंट, क्रिटिकल इंसिडेंट मतलब कंपनी के अंदर जो अचानक हादसे हो जाते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट मतलब अचानक हादसे जो जाते हैं कंपनी के अंदर, उसके अंदर कंपनी के अंदर एम्प्लॉय किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है उसको ध्यान रखा जाता है। ऑल द क्रिटिकल टास्क परफॉर्म बाय ईच एम्प्लॉय आर रिटन, सारे के सारे क्रिटिकल टास्क जो कंपनी का हर एक एम्प्लॉय रिटन लिखता है और कंपेयर करता है एक दूसरे से, मतलब जितने भी क्रिटिकल टास्क कर रहे हैं एम्प्लॉय के अंदर उसको लिखा जाता है। कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है ख़तरनाक सिचुएशन के अंदर, एक्सीडेंटल सिचुएशन के अंदर या फिर क्रिटिकल इंसिडेंट के अंदर, तो उसको रिटर्न किया जाएगा, लिखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, डाटा को स्टोर किया जाएगा और उसके बाद कंपेयर किया जाएगा और एम्प्लॉय की क्रिटिकल इंसिडेंट की परफॉर्मेंस से। समझ में आ रहा है? और एम्प्लॉय की क्रिटिकल इंसिडेंट की परफॉर्मेंस से उनको कंपेयर किया जाएगा, उनको मेजर किया जाएगा, उसे कहते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। ठीक है, सो ये क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है पूरा का पूरा, जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ ईच एम्प्लॉय ड्यूरिंग क्रिटिकल इंसिडेंट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब हर एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को ध्यान रखा जाता है क्रिटिकल इंसिडेंट के दौरान। नेक्स्ट कह रहा है फ्री फॉर्म इजी अप्रेजल, इस मेथड को फ्री फॉर्म मेथड भी कहते हैं या फिर इजी अप्रेजल मेथड भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये बहुत पुराना मेथड है। बहुत पुराना मेथड मतलब इसके अंदर सिंपली जो अप्रेजर है या कंपनी के अंदर चेक करने वाला, एम्प्लॉयज़ को जज करने वाला जो पर्सन है उसे अप्रेजल कहते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है। तो उस अप्रेजर जो पर्सन है वो क्या करता है, बेसिकली एम्प्लॉयज़ के बारे में पैराग्राफ की फॉर्म में लिखता है, मतलब एम्प्लॉयज़ के बारे में पैराग्राफ की फॉर्म में डिटेल तरीके से लिखना होता है कि कोई एम्प्लॉयज़ कितने अच्छे तरीके से काम करता है और उसकी परफॉर्मेंस कितनी इफेक्टिव रहती है कंपनी के अंदर, कितने एफिशिएंटली वो काम करता है एम्प्लॉय। सो उसे कहते हैं फ्री फॉर्म मेथड या इजी अप्रेजर मेथड। फिर बता दूं, इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ अप्रेजर इन विच अप्रेजर हैव टू राइट अ नैरेटिव डिस्क्राइबिंग एन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। फिर बता दूं, अप्रेजर को क्या लिखना होता है, एक नैरेटिव लिखना होता है। नैरेटिव मतलब एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है एम्प्लॉयज़ के बारे में, जो बताए क्या एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ, एम्प्लॉय किस चीज़ में बेहतर है, एम्प्लॉय की वीकनेस, एम्प्लॉय की कमज़ोरी क्या क्या है, और पास्ट परफॉर्मेंस, पिछले टाइम में एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया था, पोटेंशियल्स क्या क्या है उसके, और कुछ सजेशन अपने हिसाब से कि एम्प्लॉय क्या करेगा तो वो बेहतर हो सकता है, एम्प्लॉय और क्या कर सकता है तो और बेहतर हो सकता है। तो कुछ सजेशन देने होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बतानी होती है, उसकी वीकनेस बतानी होती है और पास्ट परफॉर्मेंस बतानी होती है। दिस मेथड हैव सम ड्रॉबैक्स, इस मेथड के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं, अगर कोई अप्रेजर चेक करने वाला किसी एम्प्लॉय का जान पहचान का हो, है ना, तो वो उसकी तरफ से बड़ा चढ़ा के लिख देगा, या फिर अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी ना हो कि वो अपने वर्ड से एम्प्लॉय के बारे में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर पाए, तो वो वहाँ पे गलत डिस्क्राइब कर देगा। मतलब उसके पास राइटिंग स्किल्स बेहतर होनी चाहिए एम्प्लॉयर के पास, मतलब अप्रेजर या रेटर के पास, अप्रेजर या फिर रेटर के पास राइटिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉय की पूरी पर्सनैलिटी के बारे में बताने में, मतलब उसका क्या व्यक्तित्व है, वो कितने अच्छे तरीके से काम परफॉर्मेंस करता है, उसकी सारी की सारी परफॉर्मेंस के बारे में राइटिंग स्किल्स में बताना, रिटन में बताना, लिख के बताना, और उसको बताने के लिए अप्रेजर के पास एक ज़बरदस्त स्किल होनी चाहिए और उसके पास सारे की सारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है इसका, है ना। और दूसरा है कि काफ़ी लेंथी होता है, टाइम टेकिंग होता है, भरना होता है पूरा का पूरा पैराग्राफ अप्रेजर को लिख के कि इसके एम्प्लॉय का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो उसको थोड़ा थका देता है, ये टाइम टेकिंग है। ठीक है, लास्ट वाला है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। बेसिकली ये रिपोर्ट जो होती है सिर्फ एम्प्लॉय को बताई जाती है, मतलब एक तो अप्रेजर को पता होता है जो एम्प्लॉय के बारे में लिख रहा है, जज कर रहा है
ठीक है, जो एम्प्लॉय को जज कर रहा है कि ये एम्प्लॉय कितना अच्छा है, नंबरिंग दे रहा है ना, रेट कर रहा है, उसको ग्रेड दे रहा है, तो एक तो अप्रेजर को पता होता है और दूसरा पता होता है सिर्फ एम्प्लॉय को। मतलब यहाँ दो लोगों को पता होता है कंपनी के अंदर, एक तो अप्रेजर और दूसरा का एम्प्लॉय, सिर्फ दो के अलावा और किसी को नहीं पता होता। या फिर अगर किसी एक्सेप्शन के लिस्ट में केस में कंपनी के अंदर उस एम्प्लॉय के बारे में देखा जाए तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खोली जाती है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय को ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिर्फ एम्प्लॉय के पास होती है या फिर अप्रेजर के पास होती है, जो मंथली बेसिस पे चेक किया जाता है। मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाई जाती है और एम्प्लॉय के पास भेजी जाती है कि भाई तुम्हारी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या तुम्हारा स्ट्रेंथ है, और ये सारे के सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जज करती है कि भाई किस एम्प्लॉय में कितना दम है और कौन सा एम्प्लॉय कौन सा बेहतर है। ठीक है, सो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहलाता है ये। इट इज़ मोस्टली यूज बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इन इंडियन जुडिशरी। मतलब जितने भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाले जो जितने भी हैं सरकारी नौकरी वाले, वो सारे के सारे लोगों को कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मिलती है महीने के बेसिस पे या साल के बेसिस पे। ठीक है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वो महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे और एम्प्लॉयज़ को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। ठीक है, और भेजना तो ज़रूरी है, लेकिन साल के हिसाब से बनाएंगे, मंथली के हिसाब से बनाएंगे। सुपीरियर क्या कहते हैं, जो सुपीरियर प्रिपेयर अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। सुपीरियर मतलब जो एम्प्लॉयज़ का हेड है, सुपरवाइज़र या फिर सुपीरियर जो है एम्प्लॉय का, वो क्या करता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को बनाता है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के बारे में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को बनाता है, जो कि क्या करता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस और मेन अचीवमेंट और फेलियर को कवर करता है। कौन सा एम्प्लॉय कितना ज़बरदस्त एम्प्लॉय है, कौन सा एम्प्लॉय का बेकार एम्प्लॉय है, टाइम पे नहीं आता, काम पूरा नहीं करता, या फिर कोई एम्प्लॉय बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, अपना 100% एफर्ट लगाता है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। वो सारे के सारे उसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, मेन अचीवमेंट, फेलियर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अंदर बताए रखे होते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कैसा है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मैं फिर बता दूं, ये सिर्फ एम्प्लॉय को पता होती है या फिर अप्रेजर को पता होती है। सो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल खत्म होता है। फिर बता दूं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। सो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। थैंक यू।